वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नेट जीआरएफ क्लासेस 2024 के सेशन में स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 2 में हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिस्ट्री का यूनिट 7 को भी हम लोग देख रहे हैं। और आज हम लोग एक नए सेशन को देखेंगे और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, जो कि भारत में और एक तरह से कह सकते हैं एक स्वीट पॉइजन के रूप में था, मीठा जहर था, जिसे कि भारतीय शासक समझ नहीं पाए और वो इस मीठे जहर को, है ना, खाते गए और अंततः उनका इससे अंत हो गया, खात्मा हो गया। तो सहायक संधि के बारे में A to Z, कब से स्टार्ट हुआ से लेकर इसके क्या फीचर्स थे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट भी दिया जाएगा। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सहायक संधि बेसिकली था क्या, पहले हमें इसके बारे में समझना होगा। सहायक संधि क्या होता है? संधि क्या होता है? ट्रीटी, दो पक्षों के बीच आपसी समझौता, है ना, एक एग्रीमेंट होता है, दो पक्षों के बीच एक एग्रीमेंट होता है। तो यह एक एग्रीमेंट था, सहायक यानी क्या करने का, सहायता करने का एग्रीमेंट था, एक दूसरे के साथ सहायता करने का एग्रीमेंट था। लेकिन जहाँ बराबर होते हैं दो पक्ष, वहाँ पे थोड़ा कह सकते हैं बैलेंस होता है। कोई भी ट्रीटी या संधि जब दोनों पक्ष मजबूत हो तो वहाँ पे बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपसी सुरक्षा का समझौता था, एक बहुत सुपर पावर था और दूसरा कह सकते हैं बहुत ही कमज़ोर थे, यानी भारतीय शासक बहुत कमज़ोर थे और वो अंग्रेजों से समझौता कर रहे थे। यानी समझौता की सारी शर्तें जो थी अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें किए हुए थे, अपने अकॉर्डिंग उनको किस प्रकार बेनिफिट्स था उन सभी शर्तों को उन्होंने शामिल किया था अपने सहायक संधि में। उसको हम लोग आगे डिटेल्स देखेंगे। बेसिकली ये समझिए कि एक दूसरे की सहायता करने वाली ये संधि थी, जिसमें एक पक्ष अंग्रेज था, दूसरा भारतीय देशी रियासत के शासक थे। जहाँ अंग्रेज बहुत ही मजबूत, है ना, अपने पक्ष अपने फायदे की चीज़ों को वो शामिल करने में सफल रहे, जबकि सहायक संधि जिन भारतीय राजाओं ने की, अंततः उनका अंत हो गया, है ना, अंततः उनका इसके चलते अंत हो गया, क्योंकि यह एक मीठा जहर था, स्वीट पॉइजन था। इसको अभी हम लोग देखेंगे। इसके सारे जो जिनके अंदर जो भी टर्म एंड कंडीशन डाले गए थे उनको अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं ना। सहायक संधि, तो सहायक संधि का जनक पूछा जाएगा, तो जनक इसके डुप्ले थे, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। इन्होंने सहायक संधि को सबसे पहले स्टार्ट अगर किया तो डुप्ले ने ही किया। इन्होंने इसका पहला प्रयोग कहाँ किया? कर्नाटक में। कर्नाटक में इन्होंने पहली बार अपनी सेना वहाँ के नवाब के अंतर्गत रखी और नवाब के खर्च पर, है ना, सेना रख कर उससे पैसा वसूला। एक तरह से अंग्रेजों को दिशा दिखाने का कार्य डुप्ले ने किया। लेकिन डुप्ले ने क्या, बस इसे स्टार्ट किया, इसको असली इसका जो कह सकते उपयोग किया, व्यवहारिक उपयोग किया, वो किया लॉर्ड वेलेजली ने, है ना, लॉर्ड वेलेजली ने इसे व्यवहारिक स्तर पर और बहुत ही कह सकते हैं वृहत स्तर पर इसका उपयोग किया। लॉर्ड वेलेजली को इसका वास्तविक जनक कहा जाएगा। अगर वैसे जनक रहेगा डुप्ले और वेलेजली हो गया इसके वास्तविक जनक, इसने व्यवहारिक रूप से उपयोग किया। और इसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने इसका बखूबी इस्तेमाल किया, भारतीय शासकों को पंगु बना दिया। अगर देखा जाए तो पहली सहायक संधि हमारे देश में 1765 में ही हो गई थी। कब? अवध में। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो की गई थी, क्लाइव ने करी थी, किससे? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से। वहाँ भी उन्होंने क्या किया था कि अपनी सेना रखकर अवध की सुरक्षा का जिम्मा लिया था। उस सेना का खर्च किसे करना था? अवध को ही करना था। यानी पहली सहायक संधि 1765 में अवध के साथ कर दी गई थी, लेकिन उसको कह सकते हैं कि कैसे एग्रीमेंट के रूप में लिया गया, उसको इतना आगे लंबा फ्यूचर प्लानिंग के साथ नहीं किया गया था। जबकि बाद में जो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, जो कि 1798 में भारत आए और जो भारत के गवर्नर जनरल बने, इन्होंने जो सहायक संधि करी, ये बिल्कुल दूरदर्शी सोच के साथ करी थी कि नहीं ऐसे करके इस शासक को पहले हड़पेंगे, फिर इस राज्य को हड़पेंगे, ऐसे करके सभी शासकों को पंगु बना देंगे, फ्रांसीसियों का दमन कर देंगे। इन्होंने बहुत ही कह सकते साम्राज्यवादी सोच के साथ, है ना, साम्राज्यवादी की सोच के साथ वेल प्रिपरेशन के साथ सहायक संधि की शुरुआत की। तो स्टार्टिंग हुई थी अवध से, लेकिन वास्तविक सहायक संधि की शुरुआत कहाँ से हुई? हैदराबाद से। और ये किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने किया। और ये किसने किया था? क्लाइव ने किया था। यहाँ पर जो किया था अवध के साथ, क्लाइव ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस राज्य ने कब कब सहायक संधि की, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है
हैदराबाद ने सहायक संधि कब की? तो 1798 में। और सबसे पहला, है ना, सबसे पहली सहायक संधि किसने की? तो हैदराबाद ने। अगर पूछा जाएगा पहली सहायक संधि किसने की, तो हैदराबाद। अगर वहाँ पर अवध भी ऑप्शन रहेगा, अवध ऑप्शन ऐसे नहीं रहेगा, ऑलरेडी अवध यहाँ पर ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर अवध रह गया तो आपको अवध मारना हो, क्योंकि अवध में 1765 में ही हो गई थी। हालांकि उसमें उसका नाम सहायक संधि नहीं था, वो इलाहाबाद की द्वितीय संधि थी, लेकिन उसके जो फीचर्स थे वो सहायक संधि के ही फीचर्स के समतुल्य थे, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पहली सहायक संधि अवध से हुई थी। लेकिन जब यहाँ सहायक संधि वर्ड जोड़ दिया जाएगा, पहली सहायक संधि कब हुई थी, तो आपको 1798 में हैदराबाद से हुई थी। इसके बाद सबके ईयर को जरूर याद रखें, मैसूर के साथ हुई 1799 में, तंजौर के साथ भी 1799 में, ये दोनों को एक साथ याद कर लें, मैसूर और तंजौर 1799। फिर आपका अवध के साथ आपका हुआ 1801 में। अवध के साथ जो पहले सहायक संधि हुई थी, जैसे हमने बात किया 1765 में, ये सहायक संधि के फीचर्स सारे उसमें शामिल थे, लेकिन इसका नाम क्या था? इलाहाबाद की द्वितीय संधि। उसका नाम सहायक संधि नहीं था, लेकिन बाद में जो 1801 में अवध के साथ जो संधि की गई, इसका नाम दिया गया सब्सिडी अलायंस, यानी सहायक संधि इसका नाम दे दिया गया। यानी अगर अवध के साथ सहायक संधि कब की गई थी, अगर नाम दे दिया जाएगा सहायक संधि, उसमें टर्म जोड़ा जाएगा, तो फिर 1801 हो जाएगा। और वैसे आएगा कि सहायक संधि का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है ना, उसमें सहायक संधि का कर सकते पूरे नाम के साथ नहीं संधि हुई थी, वो इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से हुई थी, इसलिए सहायक संधि का पहला प्रमाण कहाँ देखने को मिलता है, तो वहाँ आप अवध दे सकते हैं। लेकिन सहायक संधि अवध से कब हुई थी? 1801 में हुई थी, और वेलेस्ली के काल में हुई, और इसका जो एग्रीमेंट बना उसमें सहायक संधि जो वर्ड है सब्सिडी अलायंस, वो उसमें रखा गया, है ना। 1765 वाली में ऐसी कोई बात नहीं थी, कहीं भी सहायक संधि वर्ड का जिक्र नहीं था, लेकिन उसके जो फीचर्स थे, जो सहायक संधि जो उसमें टर्म एंड कंडीशन था, वो सहायक संधि के समतुल्य ही था। चलिए, पेशवा में, पेशवा ने सहायक संधि कब की? 1802 में। अवध के साथ 1801 में, पेशवा के साथ 1802 में, भोसले के साथ 1803 में, और सिंधिया के साथ 1804 में सहायक संधि हुई। इस संधि की विशेषता क्या थी? अब इस सहायक संधि की विशेषता क्या थी, इसके बारे में आपको जानना है। तो सहायक संधि की जो पहली विशेषता थी कि विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में चला गया, यानी जो राज्य सहायक संधि कर लिया, अब कंपनी की स्वीकृति के बिना वह किसी भी दूसरे राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं दे सकता है, दूसरे राज्य से कोई संधि नहीं कर सकता है ना, युद्ध की संधि हो चाहे मैत्री की संधि हो, वह कंपनी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी विदेश नीति क्या हो गया? कंपनी के अधीन हो गई, है ना, विदेश नीति कंपनी के अधीन हो गई। नियुक्ति भी कंपनी के अधीन, अगर उसे अपने यहाँ किसी प्रशासनिक पद में नियुक्त करना है, मान लो उसे लगता है कोई फ्रांसीसी सैनिक बहुत अच्छा है ना, फ्रांसीसी बहुत अच्छा है, तो उसे हम नियुक्त कर ले, नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं। यानी फ्रांसीसी या किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने यहाँ जो देशी रियासत के शासक थे वो नियुक्त नहीं कर सकते थे, जिन्होंने सहायक संधि कर रखी थी। कंपनी की सेना राजधानी में तैनात रहेगी। अब जिस राज्य ने सहायक संधि कर ली, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर हो गई? कंपनी की। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर हो गई? कंपनी की। और कंपनी कैसे सुरक्षा करेगी? एक मजबूत सेना वहाँ पर उसकी राजधानी में रख देगी। कौन सेना? अंग्रेज सेना। अंग्रेज सेना राजधानी में रहेगी, लेकिन इस सेना का खर्च कौन देगा? वो शासक देगा, है ना। इसके साथ ही सेना का रहना खाना पीना का खर्च तो रहेगा ही, इसके अलावा उसके एवज में उसे क्या कहते हैं, बिल भी देना होगा, पेमेंट भी करना होगा, सेना प्रोवाइड करने के लिए पेमेंट भी करना होगा। तो पेमेंट कैसे करेंगे? या तो नगद आप दे सकते हैं, नगद राशि पेमेंट के रूप में दे सकते हैं, पर मंथ या पर ईयर सेना के बदले नगद राशि दे सकते थे, या भू राजस्व का क्षेत्र, कि ये राजस्व का क्षेत्र है मेरा, यहाँ से 2 लाख टैक्स आता है, आप इसे वसूलिए, है ना, इस प्रकार का राजस्व क्षेत्र भी मिल जाता था। तो अधिकतर जो राजे रजवाड़े होते वो क्या कहते, भू राजस्व का क्षेत्र दे देते थे, जाइए अपना टैक्स वसूलिए। तो सेना के बदले भू राजस्व से टैक्स वसूलते थे या नगद राशि लेते थे। और इससे क्या फ़ायदा हुआ इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे बढ़कर। इससे कंपनी को क्या क्या फ़ायदा हो गया, इसके जो तीसरा और जो आगे जो टर्म एंड कंडीशन था वो था ब्रिटिश रेजिडेंट राजधानी में तैनात। ब्रिटिश जो रेजिडेंट था ना, उसे राजधानी में तैनात कर दिया, यानी उस राज्य के जो जिन्होंने सहायक संधि की, उनके प्रशासन में इसका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कि उनका प्रशासन में किस प्रकार निर्णय लिया जाएगा, वो वहाँ पर रेजिडेंट बनाया जाएगा ब्रिटिश का। उस रेजिडेंट से सलाह परामर्श के बाद ही वो अपना
अपने यहाँ कोई निर्णय ले पाएंगे। यानी राज्य के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में अब कंपनी का दायित्व बन गया। कंपनी आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगी और बाह्य सुरक्षा में तो मदद जो उन्होंने देने का जो वादा किया था वो तो करती ही थी, और विदेशों के साथ जो ट्रीटी होनी थी, जो संधि होनी थी, उस पर तो कंपनी का दायित्व था ही। यानी कह सकते हैं कंपनी का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया था, आंतरिक और बाहरी दोनों ही मामलों में कंपनी का दखलंदाजी बढ़ गया, है ना। लेकिन उन्होंने कहा था कि राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे। ये टर्म एंड कंडीशन था कि कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी आंतरिक मामलों में, लेकिन वास्तव में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता था। ये बस लिखने का भर रह गया था, लेकिन हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो रहा था। आगे अब देखेंगे इससे लाभ क्या हुआ। तो कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। इससे लाभ किसे हुआ? कंपनी को। कंपनी को क्या क्या लाभ हुआ कि सबसे पहला फ्रांसीसी प्रभाव खत्म हो गया। कंपनी का जो मेन दुश्मन था कौन? फ्रांसीसी। इसमें संधि में साफ साफ लिखा गया था कि कोई भी जो कंपनी का शत्रु है उसका भी शत्रु होगा और उस राज्य का भी शत्रु होगा, और वह कंपनी के किसी भी शत्रु को अपने यहाँ नियुक्ति या उससे कोई भी संधि नहीं करेगा। यानी फ्रांसीसी जो थे भारतीय शासकों के प्रभाव में नहीं आ सके, उसके संपर्क में आ ही नहीं सके, तो उससे फ्रांसीसी एक तरह से दूर हो गए ना। तो फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हुआ, अंग्रेजों का क्या हुआ? रास्ता क्लियर हुआ। कंपनी की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ी जब उन्होंने देशी रियासतों का दमन करना आरंभ कर दिया और फ्रांसीसियों को भी किनारे लगा दिया। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ी। सैन्य खर्च में बचत, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कंपनी को पहले क्या होता, जो सेना आज वो किसी राजे रजवाड़े के यहाँ रखते थे, उसके बदले उसे क्या मिलता था? नगद पैसा मिलता था ना, या फिर भू राजस्व क्षेत्र मिलता था। अब उनको इसके रखने में कोई खर्च था नहीं, जीरो खर्च। इतनी बड़ी सेना है लेकिन खर्च रखने में, उसको रखने का कोई खर्च नहीं था। और ये सेना वफादार किसके प्रति थी? अंग्रेज के प्रति। यानी अपने वृहद सेना को भारतीयों के खर्च पर रखने में वो सफल रहे। उसका जो खर्च पहले आता था, खुद करना पड़ता था, वो खर्च में अब उनकी बचत हुई। यानी आर्थिक रूप से बहुत बचत हुई। और वो सेना जिस राजवाड़े की राजधानी में रहती थी, और वो लेकिन वो राजवाड़ा पैसा देता था सबको, लेकिन वफादार किसके प्रति था? अंग्रेज के प्रति। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं किसी की कह सकते हैं छाती पर दुश्मन खड़ा हो जाना। तो वही हाल हो गया। इन देशी रियासतों ने सहायक संधि करके अपना कह सकते हैं दुश्मन बुला लिया था अपनी राजधानी में। अब वह सेना को जब अंग्रेज कमांड दे सकता था कि चलिए आज इसके राज्य को हड़प लेना है, तो हड़प सकते थे, क्योंकि राज्य में आपकी जो सेना है वो सेना अंग्रेजी सेना है, वो अंग्रेजों के कमांडर है, उनके अनुसार चलेगी। यानी अपने खर्च में उन्होंने कह सकते हैं जीरो खर्च में विशाल सेना रखने में वो सफल रहे। साम्राज्य विस्तार में मदद मिला, बिल्कुल जैसे मैंने पहले ही कहा। जब उसका मन का बात था, जिस दिन वो चाहता, मान ले कि आज अगर अवध ने सहायक संधि कर ली या हैदराबाद ने सहायक संधि कर ली और उसकी राजधानी में अंग्रेजी सेना, बहुत वृहत अंग्रेजी सेना तैनात हो गई है सहायक संधि के माध्यम से। क्यों? उनकी सुरक्षा के लिए। जो उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी है वो कभी उनके ऊपर भी तो अटैक कर सकती है, क्योंकि उनका सेना देखकर देशी रियासतों का सेना जो है खत्म हो गया। अब इसी सैनिक पे वो डिपेंड हो गए, तो उनका भी अस्तित्व कभी भी वो खत्म कर सकते थे। इस प्रकार साम्राज्य विस्तार में भी उसको मदद मिला और सभी विरोधियों का भी वो इस संधि के माध्यम से दमन करने में सफल रहे। ये सारा कंपनी को फायदा ही फायदा था। इस संधि से कंपनी को बहुत फायदा हुआ। तो चलिए इस संधि से जुड़ी एक एक चीज़ों को हम लोगों ने देखा। सबसे पहले आपसे एक बार हम लोग प्रश्न और आंसर के फॉर्म में देख लेते हैं कि सहायक संधि का जनक कौन था? डुप्ले। सहायक संधि का व्यवहारिक प्रयोग किसने किया? तो वेलेजली ने किया सहायक संधि का व्यवहारिक प्रयोग। इसके बाद प्रथम सहायक संधि का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो अवध से मिलता है, लेकिन ये सहायक संधि थी नहीं, है ना, इलाहाबाद की द्वितीय संधि थी। और वास्तविक सहायक संधि कब हुई? 1798 में। किसके साथ हुई? हैदराबाद के साथ। और पहली सहायक संधि किसके साथ हुई? हैदराबाद के साथ, है ना। उसके बाद ये जो किसके साथ कब सहायक संधि हुई, ये आपको बिल्कुल रट लेना है, इसमें कोई उपाय नहीं है। और कंपनी इसमें क्या फीचर्स थे वो आपने समझ लिया होगा, है ना। ये फीचर्स था, कंपनी को क्या क्या लाभ हुआ ये आपने ये भी समझ लिया होगा। और इससे विशेष कुछ प्रश्न आपसे नहीं बनने वाला है, इसी के अंदर ही प्रश्न रहते हैं, है ना। और तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस करना, हमारे साथ जुड़कर क्लासेस कर सकते हैं। और हमारे साथ क्लासेस को करने के लिए कोई फीस कोई पेमेंट नहीं, बस फ्री में आप क्लासेस कर सकते हैं। इसके लिए करना है दोस्तों एक ही काम, छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, और एवरी डे क्लासेस की वीडियो इवनिंग में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप अपने क्लासेस को करके शानदार तैयारी कर सकते हैं और आपका मिशन क्या होगा? जेआरएफ।
आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं यूजीसी नेट जून 2024 के एग्जाम में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।